जैसे हमारी पृथ्वी चांद के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक उसी तरह सभी ग्रह अपने चांद के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। पहले वैज्ञानिकों को यह लगता था कि केवल ग्रह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों को यह पता लगा कि सूरज भी अपनी गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगाता है और हमारे सोलर सिस्टम सहित मिल्की वे गैलेक्सी भी लगभग 200 अरब दूसरे तारों के साथ एक बड़े से सुपर मैसिव ब्लैक होल की परिक्रमा कर रही है। पहले हमें यह लगता था कि हमारा सोलर सिस्टम काफी बड़ा है, लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी के कंपैरिजन में सोलर सिस्टम एक छोटा सा हिस्सा है। हालांकि ये छोटा सा हिस्सा ही हम इंसानों के लिए किसी विशालकाय यूनिवर्स से कम नहीं है। ऐसा कहने के पीछे का कारण यह है कि कोई भी इंसान अभी तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट के जरिए सोलर सिस्टम को पार नहीं कर पाया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम आकार में कितना बड़ा है। दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम 4 भागों में बंटा हुआ है, जिनमें से पहला भाग सूरज से लेकर चौथे ग्रह तक है। इन्हीं चारों ग्रहों में से एक हमारी पृथ्वी भी है। इस पहले भाग के बाद एक बड़ी सी एस्टेरॉयड बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है, जिसमें लाखों एस्ट्रॉयड्स हैं। ये एस्टेरॉयड बेल्ट अगले 4 गैसीय ग्रहों को पहले भाग के चारों ग्रह से अलग करते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून मौजूद हैं। हमारे सौर मंडल में इन गैस जॉइंट्स के बाद एक और एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है, जिसे कुइपर बेल्ट कहा जाता है। कुइपर बेल्ट में कुछ सेंटीमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक बड़े एस्ट्रॉयड्स मौजूद हैं, जो लगातार सूरज की परिक्रमा करते आ रहे हैं। दोस्तों, यही कुइपर बेल्ट सोलर सिस्टम के 8 ग्रहों और आखिरी भाग को अलग करता है। सौर मंडल के आखिरी भाग को ओर्थ क्लाउड कहते हैं। सोलर सिस्टम के चारों भागों के बारे में जानने पर आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कैसे नासा द्वारा भेजे गए स्पेसक्राफ्ट्स वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने सौर मंडल को पार किया होगा। क्या यह संभव है कि ये स्पेसक्राफ्ट्स एस्ट्रॉयड बेल्ट और कुइपर बेल्ट से बिना किसी टकराव के बाहर पहुंचे होंगे? दोस्तों, आज की टॉपिक में हम इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। हम डिटेल में ये समझेंगे कि कैसे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 एस्ट्रॉयड बेल्ट और कुइपर बेल्ट के लाखों एस्ट्रॉयड्स से बचकर अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं। इन स्पेसक्राफ्ट में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है? तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज में ये देखा होगा कि स्पेसक्राफ्ट स्पेस में ट्रैवल करने के दौरान बड़े बड़े एस्ट्रॉयड्स से बचकर निकल जाते हैं। मूवी के ये सीन्स काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन दोस्तों, असल में किसी भी स्पेसक्राफ्ट का सफर स्पेस में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। जी हाँ, ये बात सच है, लेकिन इसे अच्छे से समझने के लिए आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में अच्छे से जानना होगा। दोस्तों, एक इटालियन मैथमेटिशियन जिनका नाम पियाजी था, उन्होंने सबसे पहले एक एस्टेरॉयड को ढूंढा था। उस एस्टेरॉयड का डायमीटर लगभग 1000 किलोमीटर था। मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद इस एस्टेरॉयड को पियाजी ने सेरेस नाम दिया। आज हम सेरेस को ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जानते हैं। डिस्कवरी के वक्त इस एस्टेरॉयड को ग्रह माना गया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में ऐसे कई और ऑब्जेक्ट्स की खोज होने लगी जो कि आकार में काफी बड़े बड़े थे। इतने सारे एस्ट्रॉयड्स को ऑब्जर्व करने के बाद वैज्ञानिकों को पता लगा कि वास्तव में हमारे सोलर सिस्टम में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट मौजूद है। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट की खोज के बाद इसमें मौजूद एस्टेरॉयड्स को माइनर प्लैनेट्स कहा जाने लगा, लेकिन जल्द ही इनकी संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में हो गई और फिर इन सभी ऑब्जेक्ट्स का नाम माइनर प्लैनेट से बदलकर एस्ट्रॉयड कर दिया गया। एस्ट्रॉयड बेल्ट की खोज के बाद लगभग कुछ दशकों बाद सोलर सिस्टम में मौजूद एक नई एस्ट्रॉयड बेल्ट खोज हुई। इस बेल्ट में पहले एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद एस्ट्रॉयड्स की तुलना में और भी बड़े बड़े एस्ट्रॉयड मौजूद थे। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट सोलर सिस्टम के आखिरी प्लैनेट नेपच्यून से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैली हुई थी, यानी कि इस बेल्ट का फैलाव 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के आसपास था। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि बेल्ट में मौजूद सभी एस्ट्रॉयड्स सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। इसी बेल्ट में मौजूद था प्लूटो और इसे भी वैज्ञानिकों ने शुरू में ग्रह का दर्जा दिया था। दरअसल प्लूटो का डायमीटर 2376 किलोमीटर के करीब था और फिर बाद में यानी कि 2006 में इसे भी ग्रह की लिस्ट से बाहर निकालकर एक ड्वार्फ प्लैनेट की लिस्ट में डाल दिया गया। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम में 2 बड़ी एस्ट्रॉयड बेल्ट मौजूद हैं, जिनमें लाखों की संख्या में एस्ट्रॉयड्स मौजूद हैं। इन एस्ट्रॉयड्स में तो काफी एस्ट्रॉयड्स का आकार हजारों किलोमीटर का है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रहों के अलावा लाखों की संख्या में सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। आपके मन में यह सवाल भी होगा कि आखिर इतने सारे एस्ट्रॉयड्स के बीच सोलर सिस्टम के ग्रह खासकर पृथ्वी कैसे बची हुई है।
दरअसल दोस्तों, ब्रह्मांड में मौजूद हर ऑब्जेक्ट्स एक निर्धारित समय सीमा के साथ अपने निर्धारित अक्ष पर रोटेट करते हैं। इसीलिए किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराना पॉसिबल नहीं है। ये सभी ऑब्जेक्ट सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए हैं और सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये सभी ऑब्जेक्ट्स सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इन ऑब्जेक्ट्स के बीच एक निश्चित दूरी है। अब आप समझ चुके हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों के अलावा एस्टेरॉयड बेल्ट भी सूर्य की ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से टकराए बिना सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार अगर इनमें से कुछ एस्टेरॉयड्स अगर एक दूसरे से टकराते भी हैं तो उससे एक नए ग्रह का निर्माण हो सकता है, जिसका आकार लगभग हमारे चांद के आकार जितना या फिर उससे छोटा हो सकता है। मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में 4 ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जिनका आकार बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आइए अब हम उस सवाल के जवाब पर आते हैं जिसका जवाब आपको जानना है। दोस्तों, नासा द्वारा भेजे गए वॉयेजर 1 और एस्टेरॉयड 2 ने अपना सफर अब तक जारी रखा है। ये स्पेसक्राफ्ट्स सोलर सिस्टम के कई ग्रहों को एक्सप्लोर करते हुए एस्टेरॉयड बेल्ट से होकर आज सोलर सिस्टम के बाहर हैं। नासा द्वारा बनाए गए ये दोनों स्पेसक्राफ्ट्स स्पेस में अलग अलग जगहों पर हैं। नासा के इस मिशन का मेन मोटिव सोलर सिस्टम के ग्रहों को अच्छे से जानना और उनसे जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना था। 20 अगस्त 1977 को इस मिशन की शुरुआत हुई थी। अगस्त और सितंबर 1977 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों को लॉन्च किया गया था। शुरुआत में वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि ये केवल 5 सालों तक ही पृथ्वी पर डाटा भेज पाएंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्पेसक्राफ्ट्स आज भी काम कर रहे हैं और लगातार पृथ्वी पर वैज्ञानिकों को डाटा भेज रहे हैं। वॉयेजर 2 1989 में ही कुइपर बेल्ट में पहुंच चुका था और आज तो ये सोलर सिस्टम के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में भी दाखिल हो चुका है। अब सवाल ये है कि इनका ये सफर आसान कैसे था? कैसे ये एस्टेरॉयड बेल्ट और कुइपर बेल्ट में मौजूद एस्टेरॉयड्स से बचकर निकल पाने में सफल हुए? दोस्तों, दरअसल एस्टेरॉयड बेल्ट और कुइपर बेल्ट में मौजूद एस्टेरॉयड्स के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक की होती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह गैप वास्तव में कितना बड़ा गैप है और इतने बड़े गैप से होकर स्पेसक्राफ्ट्स को ट्रैवल करने में किसी भी तरह की दिक्कत होने का सवाल ही नहीं उठाता। और अगर ये मान भी लिया जाए कि कोई एस्टेरॉयड स्पेसक्राफ्ट के सामने आ भी जाए तो इस स्थिति से निपटने के लिए स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी बहुत काम आती है। जी हाँ दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इसमें कई तरह के सेंसर लगे होते हैं जिससे एस्टेरॉयड की मूविंग स्पीड और डायरेक्शन का पता लगता है। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में ऑटोमेटिक और मैनुअल तरीके से डायरेक्शन को कुछ डिग्री तक चेंज करने की टेक्नोलॉजी लगी होती है। इस टेक्नोलॉजी की सहायता से अगर बाय चांस कोई एस्टेरॉयड स्पेसक्राफ्ट के आगे आ भी जाता है तो स्पेसक्राफ्ट अपने डायरेक्शन को चेंज करके सेफली आगे का सफर जारी रखता है। चलिए अब स्पेसक्राफ्ट में लगे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं जिससे स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड से टकराए बगैर सेफली ट्रैवल करते रहते हैं। नंबर 1, नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। दोस्तों, किसी भी स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड से बचाते हुए आगे ले जाने में नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम काफी मदद करता है। ये स्पेसक्राफ्ट का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके अंदर स्पेसक्राफ्ट के बहुत सारे सेंसर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। साथ ही कई तरह के सॉफ्टवेयर भी इसमें लगे होते हैं जिसकी सहायता से स्पेसक्राफ्ट के पोजीशन, स्पीड और डायरेक्शन को रियल टाइम में ऑब्जर्व किया जाता है। इसके सेंसर की वजह से स्पेसक्राफ्ट में होने वाले प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल कैलकुलेशन से प्रिडिक्ट करके उसकी ट्रांजैक्टरी को टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है और इसी प्रक्रिया की वजह से स्पेस में मौजूद क्षुद्र ग्रह और दूसरे ऑब्जेक्ट से स्पेसक्राफ्ट खुद को बचा लेता है। इसमें इंपॉर्टेंट सेंसर है जिसे स्टार ट्रैक कहते हैं। इसका काम स्टार्स के पोजीशन को लोकेट और ट्रैक करना है। ये सेंसर अपना काम स्टार चार्ट से करता है और इस दौरान अगर इसे कोई भी चेंजेस नजर आते हैं तो ये स्पेसक्राफ्ट के डायरेक्शन को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है। इस सेंसर की मदद से स्पेसक्राफ्ट स्पेस में इजीली ट्रैवल कर पाता है। स्टार ट्रैक के अलावा लेजर रेंज फाइंडर नाम का एक सेंसर भी इसमें मौजूद होता है जो स्पेसक्राफ्ट के कुछ दूरी पर मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है। यह स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को मेजर करता है और अगर डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का पता चलता है तो ये नेसेसरी एडजस्टमेंट के लिए स्पेसक्राफ्ट को कमांड कर देता है। नंबर 2, ट्रांजैक्टरी प्लानिंग। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने से पहले वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट की ट्रांजैक्टरी प्लानिंग करते हैं। इसके तहत स्पेसक्राफ्ट के मॉडल का एक कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया जाता है जिसकी सहायता से स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा इसका पता लगाया जाता है।
ट्रांजैक्टरी प्लानिंग के जरिए उन्हें क्षुद्र ग्रह और अन्य ऑब्जेक्ट्स का पता चलता है। इस प्रक्रिया के बाद ही स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है। ट्रांजैक्टरी प्लानिंग में एक कॉमन मेथड यूज होता है जिसे ग्रेविटी असिस्ट के नाम से जाना जाता है। इस मेथड के जरिए वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्शन और स्पीड देते हैं जो कि उन्हें दूसरे प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज की ग्रेविटी से मिलती है। इस सेंसर के इस्तेमाल से स्पेसक्राफ्ट कुइपर बेल्ट में एक निश्चित पार्ट को सेलेक्ट करके ग्रेविटी के साथ तेजी से आगे निकल जाता है। नंबर 3, मैनुअल नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। दोस्तों, ट्रांजैक्टरी प्लानिंग के बाद भी स्पेसक्राफ्ट का एस्टेरॉइड से टकराने का खतरा बना रहता है और इस खतरे को मैनुअल नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम के जरिए दूर किया जाता है। इसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट के स्पीड और डायरेक्शन को आसानी से चेंज किया जाता है, जिस वजह से ये स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉइड से बचकर आगे निकल जाता है। किसी भी टकराव से बचने के लिए इस सिस्टम में एक खास तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट के डायरेक्शन को एकदम से बदल दिया जाता है ताकि वो उसे डेंजरस जोन से अलग हो जाए जहां पर किसी ऑब्जेक्ट से टकराव होने का खतरा बना हो। कई बार तो इस सेंसर को पूरी कमांड मिली होती है जिसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके स्पेसक्राफ्ट के रूट को ऑटोमेटिकली बदल देता है। तो दोस्तों, इन सभी तरह के टेक्नोलॉजी वैज्ञानिकों को एश्योर करते हैं कि सोलर सिस्टम में जो स्पेसक्राफ्ट है वो सेफली अपना काम कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को जानकर आपको समझ आ ही गया होगा कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए हमारे सोलर सिस्टम या किसी प्लेनेट को एक्सप्लोर करना कितना चैलेंजिंग काम है। हालांकि हाई एडवांस्ड नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम, ट्रांजैक्टरी प्लानिंग तथा अन्य टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए निरंतर अपने काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ये टास्क भले ही चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी हमारे स्पेसक्राफ्ट लगातार स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना योगदान दे रहे हैं। ओवरऑल हमारे वैज्ञानिक स्पेस को एक्सप्लोर करने में काफी मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।